हेलो एवरीवन, दृष्टि के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हमने हमारी पिछली सीरीज में भूगोल विषय की, जो कि किससे संबंधित है ध्यान रखिएगा, जो कि यूजीसी की नेट परीक्षा यानी नेट जेआरएफ परीक्षा के भूगोल विषय के पाठ्यक्रम पर एक सीरीज हमने पिछले एपिसोड्स में देखी होगी। उसमें हमने 1 इकाई से लेकर 10 इकाई तक भूगोल के पाठ्यक्रम में कौन कौन से टॉपिक शामिल किए गए हैं, उन टॉपिक्स में हमें क्या क्या पढ़ना है, इसके बारे में हमने चर्चा की थी, जो कि क्रमशः हर इकाई को हम यहाँ पर लेकर आए थे। 1 इकाई से लेकर 10 इकाई तक हमने डिटेल से जाना था कि उन यूनिट्स में कौन कौन से टॉपिक हैं और कैसे हमें उन टॉपिक्स को पढ़ना है, हम उन्हें कैसे डिवाइड करके पढ़ेंगे। यानी हमने मुख्यतः चर्चा किस विषय पर की थी? हमने चर्चा की थी भूगोल के पाठ्यक्रम पर, क्योंकि किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए सबसे पहले जरूरी होता है कि हमें उस एग्जाम का पाठ्यक्रम पता हो, उस विषय का पाठ्यक्रम पता हो कि उसके सिलेबस में क्या क्या चीजें शामिल की गई हैं, ताकि आप उन स्पेसिफिक टॉपिक्स को पढ़कर जाएं और जो उस एग्जाम में पूछे जाएंगे। यदि आप चाहें कि आप बिना पाठ्यक्रम के किसी चीज को पढ़ते हैं तो जाहिर तौर पर आप कुछ तो छोड़ देंगे या तो आप कुछ ज्यादा पढ़ के चले जाएंगे। तो इसलिए जरूरी क्या है कि पाठ्यक्रम के हिसाब से ही आपको पढ़ना है और पाठ्यक्रम में जो भी टॉपिक्स है उन्हें डिटेल से जानना है, क्योंकि उस टॉपिक से रिलेटेड फिर कोई भी सवाल फ्रेम किया जा सकता है। अब यहाँ पर किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण क्या कह सकते हैं हमारे पास औजार है, वह है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। क्योंकि जरूरी है कि पाठ्यक्रम के साथ साथ आपके पास प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी हों, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के आंसर हों और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को आपने ठीक से पढ़ रखा हो, देख रखा हो। इसलिए आज की वीडियो हम लेकर आए हैं भूगोल विषय के संबंधित ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से संबंधित, जो कि प्रीवियस ईयर से या विगत वर्षों के प्रश्न पत्रों में आपसे क्या क्या सवाल पूछे गए हैं, क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं भूगोल से, हम उन पर चर्चा करेंगे। आज की वीडियो मुख्यतः जो केंद्रित होगी वह किस विषय पर केंद्रित होगी, ध्यान रखिएगा, यानी किस टॉपिक पर केंद्रित होगी, तो वह केंद्रित होगी जियोमॉर्फोलॉजी पर, यानी भू आकृति विज्ञान पर। तो भू आकृति विज्ञान हमने, याद रखिए, कहां पर पढ़ा था? हमने पढ़ा था भूगोल विषय के पाठ्यक्रम की इकाई 1 में। इकाई 1 का नाम क्या था? ध्यान रखिएगा, यह आपको याद भी होगा, भू आकृति विज्ञान। और भू आकृति विज्ञान में हमने बहुत सारे विषयों को या बहुत सारे टॉपिक की चर्चा की थी कि हमें ये टॉपिक्स इसके अंदर या इसके अंतर्गत पढ़ना है, इकाई 1 के अंतर्गत। अब देखते हैं कि आखिर भू आकृति विज्ञान से विगत वर्षों में क्या प्रश्न पूछे गए हैं यूजीसी नेट में और किससे जुड़े हुए? भूगोल से जुड़े हुए। तो सबसे पहले देखते हैं हमारे विगत वर्षों के प्रश्नों की सीरीज में ही पहले प्रश्न को, जो कि किससे जुड़ा हुआ है? भू आकृति विज्ञान से। यह प्रश्न आपसे मार्च 2023 की परीक्षा में पूछा गया था, ध्यान रखिएगा, यूजीसी नेट की मार्च 2023 की परीक्षा में यह प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृतिक परिघटना तीव्रतम रूप से घटित होती है? ध्यान रखिए, आपको पता होना चाहिए इस प्रश्न को हल करने के लिए कि भू आकृतिक परिघटनाएं क्या हैं। यानी आपको भू आकृति के बारे में पता होना चाहिए, उन सभी लैंडफॉर्म्स के बारे में पता होना चाहिए जो पृथ्वी के धरातल पर बनती हैं। धरातल के साथ साथ अन्य स्थितियों में भी जहां जहां लैंडफॉर्म्स बनते हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, चाहे वे महाद्वीप में हो या महासागर में। हालांकि भू आकृति विज्ञान से संबंधित प्रश्न है तो ध्यान रखिएगा, आपके पास ऑप्शन है पंख प्रवाह, भूमि प्रवाह, मलबा हिमस्खलन या मृदा सर्पण। अब सवाल क्या पूछा जा रहा है? भू आकृतिक परिघटना, यानी ये चारों ऑप्शन भू आकृतिक परिघटना से जुड़े हुए हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि सबसे तेजी से निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटित होती है। तो देखिए, यदि हम बात करें पंख प्रवाह की, मड फ्लो की बात करें, तो देखिए यह भी क्या है कि मिट्टी का एक स्थान से दूसरे स्थान प्रवाह ही है पंख प्रवाह, ठीक है। या आप कहें कि ये ऐसा मान सकते हैं कि ये एक घटना है, कुछ ही स्थितियों में तीव्र गति से घटित हो सकती है, लेकिन यह मंद गति से भी घटित होती है। दूसरी स्थिति है भूमि प्रवाह। यह भी अचानक से, यह बहुत तीव्र गति से घटित होने वाली घटना नहीं है, उतनी तीव्र नहीं है जितना कि हमारे अन्य ऑप्शन में आप देखेंगे अभी। फिर मृदा सर्पण, मृदा सर्पण की बात करें तो यह धरातली यदि कोई ढाल है तो इसके नीचे जो ढाल है इससे
मिट्टी या अन्य पदार्थों का क्या है, नीचे की ओर गिरना। तो इसे भी ध्यान रखिएगा, यह भी तीव्र गति से घटित नहीं होती और यह सतह पर होने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, तो यहां पर मृदा सर्पण भी हट गया। यदि हम बात करें इस पूरे ऑप्शन, इन चारों ऑप्शन में से सबसे सटीक जवाब की कि सबसे तीव्रतम रूप से कौन सी भू आकृतिक परिघटना घटित होती है, तो इस प्रश्न का सही जवाब है मलबा हिमस्खलन। ध्यान रखिएगा, चाहे हिमस्खलन हो, चाहे हिम का हिमस्खलन हो रहा हो, या मलबे का हिमस्खलन हो रहा हो, या चट्टानों का हिमस्खलन हो रहा हो, ये एक अचानक से घटने वाली परिघटना है। और ध्यान रखिए, तीव्र गति से। यह भी याद रखिएगा कि जब भी कोई भू आकृतिक परिघटना घटित होती है तो कहीं ना कहीं उसमें गुरुत्वाकर्षण बल का योगदान होता है। खासकर जब ऊंचाई से नीचे की ओर कोई घटना घटित हो रही हो, या कोई पदार्थ या भू आकृति टूटकर विभाजित होकर नीचे की ओर इनमें शैल के टुकड़े गिर रहे हों, तो इसमें गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव होता है। बात करें हिमस्खलन की, तो ध्यान रखेगा इसमें सबसे तीव्रतम और यह अचानक से होने वाली घटना है, यानी इस प्रश्न का सही जवाब है कि सबसे तीव्रतम कौन सी भू आकृतिक परिघटना घटित होती है, हिमस्खलन घटित होती है। इसके कई कारण हैं, ध्यान रखिएगा। कारणों में यदि बहुत अधिक हिमवर्षा हो गई हो, बहुत अधिक बर्फ की परत जम गई हो, ठीक है, शीतकालीन जो एक्टिविटीज हैं खेलकूद वाली वो बहुत अधिक बढ़ गई हो तो ऐसा हो जाता है। इसके अलावा कई मानवीय कारण भी हैं। इसके अलावा महत्वपूर्ण कारणों में ध्यान रखिएगा भूकंप भी एक कारण है। ठीक है, तो कई कारण हैं जिसकी वजह से हिमस्खलन या मलबा हिमस्खलन की घटना घटित होती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या है, ऑप्शन सी। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भूकंप के अधिकेंद्र के मानचित्रण के लिए कम से कम, ध्यान रखिएगा, कम से कम कितने भूकंपीय केंद्रों के आंकड़ों की आवश्यकता होती है। आपको क्या बताना है यह भी ध्यान रखिएगा। भूकंप के अधिकेंद्र के मानचित्रण के लिए अब यहां पर सवाल बनता है कि भूकंप का अधिकेंद्र क्या है। तो इससे पहले हम हमारे ऑप्शन देख लेते हैं। प्रश्न है, भूकंप के अधिकेंद्र के मानचित्रण के लिए कम से कम कितने भूकंपीय केंद्रों के आंकड़ों की आवश्यकता पड़ती है। हमारे पास ऑप्शन है 1, 2, 3 या 4। यह प्रश्न पूछा गया था यूजीसी नेट की मार्च 2023 की ही परीक्षा में, ध्यान रखिएगा। अब सवाल यहां पर उठता है कि भूकंप के अधिकेंद्र को कैसे परिभाषित किया जाता है। तो जब भूकंप के अधिकेंद्र की बात आती है तो ध्यान रखिएगा कि पृथ्वी के भीतर जो भूकंप का केंद्र है उसमें उस केंद्र के ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह पर जो बिंदु प्राप्त होता है उसे ही भूकंप का अधिकेंद्र कहते हैं। ठीक है, यानी भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह पर स्थित बिंदु को भूकंप का अधिकेंद्र कहते हैं। और भूकंप के अधिकेंद्र के मापन के लिए, खासकर मानचित्रण के लिए, ध्यान रखिएगा, भूकंप के अधिकेंद्र के मानचित्रण के लिए यानी इसकी मैपिंग के लिए हमें कितने, कम से कम 3 भूकंपीय केंद्रों के आंकड़ों की आवश्यकता होती है। ठीक है, यानी जहां जहां 3 भूकंपीय अधिकेंद्र हैं, यदि वे 3 भूकंपीय अधिकेंद्र जब बताएंगे कि इसके आंकड़े ये हैं, उसी आंकड़ों के हिसाब से फिर इसका मानचित्रण किया जाता है कि भूकंप का अधिकेंद्र कहां पर है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या है, ऑप्शन सी 3। यह एक तथ्यात्मक प्रश्न है जिसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। यदि आपको मालूम है तो आप इसे सही कर सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, किसने कहा था कि घाटी पार्श्व ढाल बहिर्जनित और अंतर्जनित प्रक्रियाओं के सापेक्षिक महत्व का संकेत प्रदान करता है। कथन है कि आखिर किसने कहा था। हमारे पास ऑप्शन है डेविस, पेंक, किंग या गिलबर्ट। प्रश्न को एक बार फिर से पढ़ लीजिए। प्रश्न है, किसने कहा था कि घाटी पार्श्व ढाल, ठीक है, बहिर्जनित और अंतर्जनित प्रक्रियाओं के सापेक्षिक महत्व का संकेत प्रदान करता है। देखिए, जब भी सापेक्षता की बात आती है यानी एक के कारण दूसरी घटना घटित हो रही है, ऐसी चीजें आती हैं। ठीक है, यानी हम बात करें घाटी पार्श्व ढाल के बारे में, सबसे महत्वपूर्ण बात करते हैं यदि ढाल के बारे में या स्लोप के बारे में,
तो स्लोप से संबंधित, स्लोप के विकास क्रम से जुड़े, स्लोप की प्रक्रम से जुड़े कई सिद्धांत, कई संकल्पनाएं फेमस हैं, जिनमें से डेविस की भी संकल्पना है जो कि स्लोप से जुड़ी हुई है, पिंक की संकल्पना भी है जो कि स्लोप से जुड़ी हुई है, किंग की संकल्पना है जो कि स्लोप से जुड़ी हुई है, और गिलबर्ट की भी संकल्पना है जो कि स्लोप से जुड़ी हुई है। अब सवाल पूछा जा रहा है क्या कि बहिर्जनित और अंतर्जनित प्रक्रियाएं। तो हमने जब हमने यूनिट वाइज डिस्कशन किया था तो हमने उस पर चर्चा की थी, बहिर्जनित प्रक्रियाओं के बारे में भी और अंतर्जनित प्रक्रियाओं के बारे में भी। जब हम क्लासरूम में से डिस्कस करेंगे तो हम डिटेल से जानेंगे बहिर्जनित और अंतर्जनित प्रक्रियाओं के बारे में। ध्यान रखिएगा, कुछ वलन की क्रियाएं होती हैं, भ्रंश की क्रियाएं हैं, जिनकी वजह से कई आकृतियां बनती हैं। इसके अलावा भूकंप, ज्वालामुखी जैसी क्रियाएं भी होती हैं। और ये कैसे कैसे डिवाइड है, बहिर्जनित और अंतर्जनित। यदि बात करें बहिर्जनित की, तो जो अपक्षरण, अपरदन जैसी क्रियाएं हैं, ये बहिर्जनित क्रियाएं कहलाती हैं, बल कहलाते हैं, बहिर्जनित बल कहलाते हैं, इनकी वजह से ये क्रियाएं घटित होती हैं। अब यदि हम बात करें कि ये इन प्रक्रियाओं की वजह से सापेक्षिक महत्व का संकेत, इसके बारे में किसने कहा था, किनकी संकल्पना में यह शामिल है, तो ध्यान रखिएगा, ढाल की संकल्पना जिसके बारे में, इस सापेक्षिक महत्व के बारे में बात की थी, तो इसके बारे में कहा था किसने, पेंक ने। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो कि एक जर्मन वैज्ञानिक है, और इन्होंने ही घाटी पार्श्वभाल में बहिर्जनित और अंतर्जनित प्रक्रियाओं के सापेक्षिक महत्व की बात कही थी। ध्यान रखिएगा, स्लोप से जुड़े हुए इनकी अपनी अपनी संकल्पनाएं हैं, जिसमें पेंक की संकल्पना को प्रतिस्थापन संकल्पना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके अलावा यदि बात करें किंग की, तो किंग ने हिल स्लोप के बारे में चर्चा की है, पहाड़ियों के, घाटियों से संबंधित जो इनकी संकल्पना है, इसी पर यह आधारित है। यदि बात करें डेविस की, तो डेविस ने भी स्लोप से संबंधित अपनी संकल्पना दी है, जिसमें इन्होंने कहा है कि किसी भी भू आकृति की उत्थान की घटना, यानी उसका निर्माण और उसमें अपरदन की घटना, ये दोनों घटनाएं साथ साथ घटित नहीं होती हैं। इन्होंने कहा कि सबसे पहले कोई भी भू आकृति अपने उत्थान पर पहुंच जाती है और उत्थान के बाद फिर अपरदन की घटना घटित होती है। ये उसके बाद फिर पिंक सामने आती है, और पिंक ने डेविस की संकल्पना को खारिज कर दिया, और उन्होंने कहा कि किसी भी भू आकृति में उत्थान की घटना और अपरदन की घटना साथ साथ चलती है। ठीक है, और पिंक ने ही स्लोप के संबंध में क्या बात कही कि यदि किसी भू आकृति के आसपास की बात कही, उन्होंने कहा कि यदि कठोर चट्टान है वहां तो ढाल तीव्र बनेगी, और उन्होंने कहा कि यदि कम कठोर चट्टान है तो वहां पर स्लोप या ढाल मंद होगी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, स्लोप से संबंधित कई विकास क्रम है, प्रक्रियाएं हैं, प्रक्रम है, जिनके बारे में इनकी संकल्पनाएं हैं, सिद्धांत है, जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे। फिलहाल बात करें इस प्रश्न की, तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, पिंक। ठीक है, पिंक इस प्रश्न का सही जवाब है। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भूकंप के परिमाण से प्रत्यक्षता संबंधित नहीं है। ध्यान रखिएगा, हमारे पास ऑप्शन है विखंडित भ्रंश खंड की लंबाई, ऑप्शन बी है क्षति की प्रचंडता, ऑप्शन सी है केंद्र की गहराई, और ऑप्शन डी है भूकंप से उत्सर्जित ऊर्जा की मात्रा। अब देखिए सवाल क्या फ्रेम किया गया है। सवाल पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भूकंप के परिमाण से प्रत्यक्षता संबंधित है, नहीं है। एक तो परिमाण यानी मात्रा, यानी इसके बारे में मापन की चर्चा चल रही है कहीं ना कहीं। ठीक है, और परिमाण से संबंधित भूकंप के मापन को लेकर कई व्यवस्थाएं यहां मौजूद हैं। यानी परिमाण के मापन में एक महत्वपूर्ण, ध्यान रखिएगा, क्षण परिमाण, जिसे मूवमेंट मैग्नीट्यूड के नाम से भी जाना जाता है। अब क्षण परिमाण की बात यदि हम करें, और यदि हम यहां पर चर्चा करें भूकंप के परिमाण की प्रत्यक्षता किससे कौन सा संबंधित नहीं है, तो आप बहुत आसानी से इस प्रश्न का सही जवाब दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि क्या पूछा गया है, विखंडित भ्रंश खंड की लंबाई, यानी कोई भ्रंश खंड है उसकी लंबाई। देखिए, जब हम परिमाण की बात करते हैं तो यह कहीं ना कहीं एक स्पेसिफिक संख्या, या हम कहें कि स्पेसिफिक मान की बात करता है, वैल्यू की बात करता है। जब आप विखंडित भ्रंश खंड की लंबाई की बात कर रहे हैं तो ये स्पेसिफिक क्या है, माप है।
स्पेसिफिक एक वैल्यू है, लंबाई की बात की जा रही है क्योंकि। दूसरा है क्षति की प्रचंडता। देखिए किसी भी क्षेत्र में कितनी क्षति हुई है इस बात का मापन करना मुश्किल है। कैसे? आप ये कह सकते हैं कि भारी क्षति हुई है या भूकंप की इतनी तीव्रता है, इतना परिमाण था जिस वजह से इस क्षेत्र में इतनी क्षति हुई है। तीसरा है केंद्र की गहराई। केंद्र की कितनी गहराई है इसे हम किलोमीटर में माप सकते हैं, यानी यह भी परिमाण से प्रत्यक्षता संबंध रखता है, बल्कि पूछा क्या जा रहा है, प्रत्यक्षता संबंधित नहीं है। और चौथा है भूकंप से उत्सर्जित ऊर्जा की मात्रा। जब ऊर्जा की मात्रा की बात की जा रही है तो यह भी क्या है, एक वैल्यू है, मापी जा सकती है, यानी यह भी परिमाण से प्रत्यक्षता संबंध रखती है। तो हमारे ऑप्शन में से ऐसी कौन सी चीज है जो परिमाण से या भूकंप के परिमाण से प्रत्यक्षता संबंध नहीं रखता हुआ दिखाया जा रहा है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा क्षति की प्रचंडता। ठीक है, जबकि ध्यान रखें विखंडित भ्रंश खंड की लंबाई यह परिमाण से स्पष्टता संबंधित दिखाई दे रही है, केंद्र की गहराई भी और इससे उत्सर्जित ऊर्जा की मात्रा भी, जबकि क्षति की प्रचंडता परिमाण से संबंधित डायरेक्ट दिखाई नहीं दे रही है। ठीक है, तो ऑप्शन 20 प्रश्न का सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन से रासायनिक अपक्षय के उदाहरण है? हमारे पास ऑप्शन है, ध्यान रखिए, अधिभ्रंश के साथ चट्टान की गति। दूसरा है लौह धातु में जंग लगना। तीसरा है, ध्यान रखिए, फेल्सपार का मृत्तिका में विखंडन। और चौथा है अम्लीय क्रिया। अब आपको बताना है निम्नलिखित या दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर कौन सा है, क्योंकि आपको सही उत्तर चुनना है। ऑप्शन है केवल एक और दो, केवल 2 और 3, केवल 1, 2 और 3, केवल 2, 3 और 4। अब देखिए यहां पर क्या पूछा जा रहा है, यदि हम बात करें अपक्षय की तो अपक्षय 2 तरीके से होंगे, भौतिक और रासायनिक। अब रासायनिक क्या है? रासायनिक मतलब उसकी आंतरिक किसी न किसी गुण में परिवर्तन होने की बात चल रही है। ठीक है, तो यदि हम अपक्षय की बात करते हैं, अपक्षय में हमारे पास ऑप्शन क्या है, अधिभ्रंश के साथ चट्टान की गति। देखिए यदि चट्टानों की गति की बात चल रही है तो कहीं ना कहीं चट्टान की जो गति है वह रासायनिक अभिक्रिया में शामिल नहीं होगी। ठीक है, तो यह हमारा ऑप्शन यह गलत हो जाएगा। फिर लौह धातु में जंग लगना, हम सभी इस बारे में ठीक से जानते हैं कि लौह धातु में जंग लगना ऑक्सीकरण का उदाहरण है। ठीक है, और यह एक रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, तो यहां पर 2 तो शामिल हो जाएगा। 3 फेल्सपार का मृत्तिका में विखंडन। फेल्सपार दरअसल जो शैल निर्माण होती है या चट्टानों का जो निर्माण होता है, तो शैल निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण कारक के रूप में जाना जाता है फेल्सपार। फेल्सपार के बारे में एक और बात ध्यान रखिएगा कि यह एल्यूमिना और सिलिका इनसे मिलकर बना होता है, यानी इसमें रासायनिक तत्वों की प्रधानता होती है। ठीक है, यह भी ध्यान रखिएगा कि फेल्सपार टूटकर विखंडित होकर किसमें परिवर्तित हो जाता है, मृत्तिका में, क्ले। और यह परिवर्तन या यह विखंडन रासायनिक अभिक्रिया में, यह इसमें रासायनिक अभिक्रिया का ठीक ठाक रोल होता है, तो यहां पर यह भी सही हो जाएगा। और चौथा है अम्लीय क्रिया, और हम सभी जानते हैं कि अम्लीय क्रिया रासायनिक अभिक्रिया में शामिल है। अम्लीय क्रिया के फलस्वरूप ही आपने देखा होगा कि नीला लिटमस पेपर लाल हो जाता है, यानी इसे भी रासायनिक अभिक्रिया में शामिल कर लिया जाता है। ठीक है, और यह भी रासायनिक अभिक्रिया है। तो देखिए ऑप्शन ए हटा दीजिए, 2, 3 और 4। देखिए 2, 3, 4 किस ऑप्शन में है, डी में। तो केवल 2 और 3, 2, 3 और 4 इस प्रश्न का सही जवाब होगा, यानी अम्लीय अभिक्रियाओं की यदि हम बात करें कि निम्नलिखित में से रासायनिक अपक्षय के उदाहरण कौन से हैं, तो 2, 3 और 4 ये तीनों रासायनिक अपक्षय के उदाहरण हैं। ठीक है, और यह प्रश्न कब पूछा गया था, ध्यान रखिए, मार्च 2023 में पूछा गया यह प्रश्न है। और यह प्रश्न किस विषय से है, जियोमॉर्फोलॉजी से, भू आकृति विज्ञान से। यानी आज के सेशन में हमने भू आकृति विज्ञान से कौन से प्रश्न पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में नेट जेआरएफ की परीक्षा में, उस पर हमने चर्चा की है। ठीक है, मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में जो कि अन्य प्रश्नों से संबंधित होगी। तब तक के लिए शुक्रिया।